तो सीटी हो जाएगा फिर। वही ठीक सर है फिर सर। भी कोई आइडिया दे दीजिए कि कब तक सीटी होगा, तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर कर लेंगे। तुम लोग प्रिपेयर करना शुरू कर दो, कभी भी हो जाएगा, 2 दिन टाइम देंगे हम एग्जाम के लिए, तो पहले ही बता इसी देते मंथ होगा कि फेब में हैं। होगा या सर? इसी मंथ करवाएंगे, ठीक है। तुम लोग ओके तैयारी सर। में लग जाओ, तैयारी में लग जाओ और डेली स्टडी करो। सर फरवरी में ले लेना सर, फर्स्ट वीक से सर। यस सर। चलिए सर देखते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर वीक सर ऑफ से बात फरवरी। करते हैं। Okay, so we have discussed so far 2 types of laser. One is solid state laser, that is ruby laser, और इसकी डिफिशियंसीज, और उसके बाद फिर इसको ओवरकम करने के लिए एक गैसेस लेजर पे डिस्कशन हमने किया था, दैट वाज हीलियम नियॉन लेजर। ऐसे गैसेस लेजर कार्बन डाइऑक्साइड लेजर भी होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में हीलियम नियॉन लेजर था, तो हीलियम नियॉन लेजर हम लोगों ने कर दिया। नाउ एक और लेजर सिस्टम दैट इज very easy to use, very efficient, and that is the semiconducting laser. Semiconductor laser or semiconducting laser. Semiconductor laser. So the third type of laser is semiconductor laser. So ज़्यादा ऊपर मुझे दिख नहीं है। ठीक है। So the semiconductor laser, obviously जो भी नाम जो दिया जाता है लेजर का, वो उस लेजर में जो यूज होने वाले जो मटेरियल्स उसके बेसिस पे देते हैं। जैसे रूबी लेजर, रूबी मटेरियल यूज किया गया, हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम नियॉन यूज किया गया। वैसे ही यहाँ पर सेमीकंडक्टर लेजर कह रहे हैं, मींस ऑब्वियसली ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स इसमें यूज किया जाता है। और सेमीकंडक्टर्स में हम जब बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स तुम लोगों ने 11th 12th क्लास में शायद मेरी क्लास मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट रहा होगा। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? दिस इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होता है। इसमें कैरियर की जो बात की जाती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। जो जनरल जो कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में रहता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैरियर की तरह यूज में आता है, कैरियर होता है। और इसको तुम लोगों ने 2 टाइप में डिवाइड भी किया था, दैट वाज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। हालांकि ये सर्किट फिजिक्स का एक यूनिट तुम्हारे सिलेबस में है, उसमें सेमीकंडक्टर और डिटेल पढ़ाएंगे, बट एक ओवरव्यू तुम्हारे पास होना जरूरी है, क्योंकि इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए तुमको सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स का आइडिया होना चाहिए। सो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान आ रहा है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यस सर। यस सर। पढ़े हो ना? ओके। यस सर। तो जनरल जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसको हम लोगों ने दो टाइप से हम इसको डिवाइड किया जाता है। वन इज इंट्रिंसिक, द सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसमें कैरियर्स जो होते हैं, कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं, चार्ज कैरियर्स। तो द चार्ज कैरियर्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो जो भी सिग्नल ट्रांसमिशन होना है, करंट सप्लाई होनी है, कंडक्टिविटी होना है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और ये जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, दिस इज प्योर सेमीकंडक्टर एंड इन जनरल दिस इज द टेट्रावैलेंट material, tetravalent semiconductors, tetravalent materials. For example, that carbon, silicon, germanium. Generally, well-known semiconductors are silicon and germanium. ये टेट्रावेलेंट होता है, वैलेंसी वगैरह केमिस्ट्री पढ़े हो। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जर्मेनियम इसको टेट्रावेलेंट मटेरियल्स कहा जाता है। और ये सेमीकंडक्टर की तरह ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है, प्योर नहीं होता, ये डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है। इसमें सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ ये जो टेट्रावेलेंट या मटेरियल्स है उसके साथ दूसरा मटेरियल डोप कर लेते हैं, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं होता, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसमें जनरली दिस इज क्लासिफाइड इनटू पी टाइप
या एन टाइप सेमीकंडक्टर, and the second part is p type semiconductor. याद आ रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं? एल्यूमीनियम मिला सर पी टाइप पेंटावैलेंट से डोप्ड रहता है और एन टाइप टेट्रावैलेंट से डोप्ड रहता है शायद। उल्टा तो नहीं बोल रहा? सर एन नहीं टाइप सर। पेंटावैलेंट से डोप्ड होता है। एन टाइप पेंटावैलेंट डोप होता है। दोनों में कंफ्यूजन है सर, लेकिन यही होता है। एन नहीं, टाइप जैसे- पेंटावैलेंट से डोप्ड रहता है सर। एन टाइप पेंटावैलेंट, तो इसमें है ना, सो डोप द मटेरियल, डोपिंग मटेरियल है पेंटावैलेंट, दिस इज पेंटावैलेंट डोप। अब इसको थोड़ा याद करने का तरीका क्या? पेंटावैलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 प्योर मटेरियल के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक फ्री हो जाएगा, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन स्टैंड फॉर नेगेटिव, सो एन स्टैंड फॉर नेगेटिव। पी में इसमें ट्राइवैलेंट मटेरियल से डोप्ड रहता है, तो दिस इज ट्राइवैलेंट डोप्ड मटेरियल्स होते हैं। सो जस्ट लाइक बोरान या एल्युमिनियम, इसमें ट्राइवैलेंट 3 वैलेंसी होता है, जबकि प्योर में 4 वैलेंसी है। तो 3 वैलेंसी तो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाता, वहां पे होल क्रिएट होता है, एंड होल इज जस्ट द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज होल। तो इसलिए p टाइप मींस दिस इज पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, होल्स। तो दैट्स व्हाई इसको याद करने का तरीका यही है कि इसमें ट्राइवैलेंट मतलब लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स मींस पॉजिटिव। कहीं पर इलेक्ट्रॉन मिस हो जाता है मतलब वो पॉजिटिव हो जाता है, जबकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव, सो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज p टाइप सेमीकंडक्टर। और ये तुम लोग बढ़िया एक रंगोली की तरह इसको डिजाइन करते हो, बनाते हो। सो एट द सेंटर फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, तो इसके 4 यहाँ पर तुम लोग इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हो। इसके बाद फिर यहाँ पर अगर कोई दूसरे मटेरियल्स को जैसे डोप करना है, जनरली क्या है यहाँ पे मुझे पेंटावैलेंट मटेरियल जैसे डोप करना है, सो दैट आर्सेनिक पेंटावैलेंट मटेरियल्स, तो आई हैव दिस 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये डोपिंग है। इसके साथ 4 सिलिकॉन, ये 1 सिलिकॉन इज देयर, another सिलिकॉन इज देयर, the third सिलिकॉन इज देयर, and the fourth सिलिकॉन इज देयर। ये 4 सिलिकॉन के जो एटम्स हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए इस तरह से, एक फ्री हो गया, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें डोपिंग कितनी है। अगर आपने एक आर्सेनिक अगर कोई इंसर्ट किया है तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। अगर ये आर्सेनिक की मात्रा अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियसली नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। जनरल जो ऑर्डिनरी जो डोपिंग रेट होता है, दैट डोपिंग रेट इज 1:10⁶। दिस इज द डोपिंग रेट, मींस 10⁶ atoms of pure semiconductor, 10⁶ atoms of this silicon, the pure semiconductor, इसमें एक एटम जो है वो impurity mix किया जाता है, either this arsenic or in this case of that p type semiconductor aluminum boron type materials। so जो impurity mix की जाती है वो impurity mix in general that is 1:10⁶। so out of 10⁶ atoms एक एटम अगर मिला रहा है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। अब ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2-4 नहीं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो गए। कैसे भाई? अगर मान लो हम लोग अगर कोई सिलिकॉन का मटेरियल ले रहे हैं, एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ले रहे हैं, तो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में 1 सेंटीमीटर क्यूब पर हमारे पास अगर तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर कोई छोटा सा सिलिकॉन मटेरियल है, दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 about 20 to 21। 1 सेंटीमीटर क्यूब में about 10⁻20 21 19 से 10⁻90 to 10⁻22 एटम्स होते हैं। मींस अगर आप 10⁻6 में एक एटम अगर तो मिक्स कर रहे हो तो सोच सकते हो कि आप कितने रेशियो पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। ये 10⁻19 में अगर कोई ले लेते हो तब फिर 10⁻13 डोपिंग एटम्स यू आर यूजिंग, मींस 10⁻13 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में आएगा। इसलिए इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में कहा जाता है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहां पर 2 टर्म डिफाइन किया जाता है। वन इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर,
एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, ये दो टर्म यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। In the n-type semiconductor, majority charge carriers are electrons, minority charge carriers are holes. यहाँ पर प्योर सेमीकंडक्टर्स में, प्योर सेमीकंडक्टर में नो मेजॉरिटी नो माइनॉरिटी, इसमें n की जो वैल्यू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये दोनों सॉरी नंबर ऑफ होल्स, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर्स ऑफ होल्स जो है, मुझे इसको n h से डिनोट करना है। So number of electrons और number of holes जो है वो identical होता है in the case of this pure semiconductor, intrinsic semiconductor, whereas in extrinsic semiconductor ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का सेमीकंडक्टर है। अगर n type semiconductor है तो in this case the number of electrons this is greater than number of hole, ये number of holes से ज्यादा होगा, means this numbers of electrons these are the majority charge carrier, number of holes ये जो है वो minority charge carrier, whereas in case of p type semiconductor जहां पर हम एल्युमिनियम यहां पे हमने यूज किया, एल्युमिनियम यूज किया तो हमारे पास ट्राइवैलेंट मटेरियल्स हो जाते हैं। सो दिस इज जस्ट अ ट्राइवैलेंट, वैलेंसी नंबर 1, वैलेंसी नंबर 2, वैलेंसी नंबर 3, तो तीन सिलिकॉन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लिया। चौथा सिलिकॉन की जब बारी आई तो इस सिलिकॉन के लिए यहां पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, सो दिस इज द वैकेंसी, दिस इज द होल, ये वैकेंसी क्रिएट होता है। Vacancy is just the negative electrons, means this is positive holes. So this is p-type semiconductor, और इस p-type semiconductor में now we should write this NH, it is greater than Ne. So numbers of electrons, numbers of holes, numbers of electrons से ज्यादा होते हैं, means holes जो है वो majority charge carriers होता है, electron जो है minority charge carriers। So these are the some fundamentals of semiconductor जो हम इस particular semiconducting laser में यूज करने वाले हैं। Okay, and one more thing you should know that is related to biasing। तुम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, डायोड ऐसे टर्म्स पढ़े होंगे ना। चलिए थोड़ा सा पीएन जंक्शन डायोड पे, पीएन जंक्शन डायोड पे भी डिस्कस कर ले। मैं सिर्फ तुम लोगों को ओवरव्यू करा रहा हूँ जो तुम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर वो किस एडवांस रूप में आएगा उसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। सर ट्रांजिस्टर वगैरह से हम लोग डीप में कौन से सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह सर हम लोग कौन से सब्जेक्ट में पढ़ेंगे एकदम डीप में? ट्रांजिस्टर्स जनरली अब सब बी ट्रिपल ई में होएगा सर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो रहेगा उसमें पढ़ाया जाएगा, है ना। हालांकि फिजिक्स में एक यूनिट हमने डाल के रखा हुआ है, लेकिन तुमको सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। सो दैट पीएन जंक्शन डायोड, ये टर्म तुम लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें एक पी टाइप मटेरियल, दिस इज वन पी टाइप मटेरियल, इन द सेकंड वन दिस इज द एन टाइप मटेरियल, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। बेस प्योर सेमीकंडक्टिंग है, प्योर सेमीकंडक्टिंग में इसमें ट्राइवैलेंट मटेरियल डोप कर दिया, इसमें पेंटावैलेंट मटेरियल डोप कर दिया और इसको जोड़ दिया। इसका मतलब हाँ, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोच के देखें तो ऐसा नहीं होता कि अलग से पी टाइप मटेरियल बनाए फिर अलग से एन टाइप मटेरियल बनाया, दोनों को फिर रगड़ करके फ्यूज किए या बीच में गोंद लगा के जोड़ दिए, पेस्ट लगा, ऐसा नहीं। क्या किया जाता है, एक प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल लिया जाता है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, और इस डायरेक्शन से ट्राइवैलेंट मटेरियल को डिफ्यूज किया जाता है बाय यूजिंग ट्रेसर मेथड, और इस डायरेक्शन से पेंटावैलेंट मटेरियल को डिफ्यूज किया जाता है। तो जैसे जैसे डिफ्यूज होते जाता है वैसे वैसे ये वाला जो पार्ट होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है और ये पार्ट जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। सो देयर इज नो फिजिकल जॉइंट, यहाँ पर कोई ऐसा फिजिकल जॉइंट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई फिजिकल जॉइंट होगा तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन और होल का जो ट्रांसमिशन होगा, कंडक्शन होगा, उसको प्रभावित करेगा, दिस विल इफेक्ट। Okay, that's why there is no physical joint in general that in case of that p-n junction diode। तो एक p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे जोड़ करके p-n जंक्शन बनाया जाता है। यहाँ पर फिर तुम लोगों ने दो टर्म पढ़ा होगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, फिर तुम्हारे पास टर्म रहा होगा दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग याद आ रहा है किसी को? क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग? रिवर्स बायसिंग। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट रहता है तो फॉरवर्ड होता है। ओके,
और अगर पी जैसे का पी का अगर नेगेटिव से अगर होता तो रिवर्स बायसिंग होता। ओके, सो अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में अगर कोई जोड़ना चाहते हैं, दिस इज दैट बैटरी, this is that key and this is that connection. So this is positive, this is negative. So if this is positive, this is negative. So when this positive is connected with positive, negative terminal battery is connected with n-type semiconductor, then this is known as forward biasing. इसको forward biasing कहा जाता है. Okay, so P is connected with positive battery and N is connected with negative of that battery. Then this is forward biasing. And the reverse is just the reverse of this. So the reverse biasing, that negative terminal will be connected with, this is positive, this is negative. So this negative terminal is connected with p-type semiconductor, and positive terminal is connected with n-type semiconductor. Then this is reverse biasing. So that p-type is connected with negative and n-type semiconductor is connected with positive. Then this is reverse biasing. So forward biasing में मैक्सिमम करंट मिलता है, रिवर्स बायसिंग में करंट जो है वो नेग्लिजिबल मिलता है ना, इसलिए इसको डायोड कहा जाता है. डायोड मींस इन द वन डायरेक्शन यू आर गेटिंग गुड करंट. सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड. और इसमें एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक तुम लोगों ने प्लॉट किया पढ़ा होगा, है ना. तो बहुत सारे रिलेशन हम लोग जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो समय देखते हैं उसमें कितना तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूडेड है. ये सारा फंडामेंटल तुम्हें आनी चाहिए. दूसरा एक और फंडामेंटल जो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए टू डिस्कस टू अंडरस्टैंड दैट लेजर मैकेनिज्म और द मैकेनिज्म ऑफ दिस, दैट इज द बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड्स. एनर्जी बैंड्स लोगों ने 12th क्लास में कुछ ऐसे कैटेगराइज करके देखा होगा. दिस इज एक ऐसा डब्बा बनाया जाता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, देयर इज अनदर रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, दिस इज नोन एज वैलेंस बैंड. यस सर और एम्प्टी बैंड, कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड. वेरी क्लास में दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन. सर आवाज आ रही है, सर आवाज बहुत एफ हो रही है सर. ओके, सो इसको तुम लोगों ने कंडक्शन और वैलेंस बैंड ऐसा करके तुम लोगों ने कैटेगराइज किया था. थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनता कैसे है. इन दोनों के बीच के गैप के बारे में तुम लोगों ने क्या किया था, दिस इज ईजी एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी गैप, जिसके बेसिस पे मटेरियल को क्लासिफाई किया जाता है. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, हालांकि डिटेल में फिर से सॉलिड फिजिक्स जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको डिटेल करेंगे. बट ये बैंड्स एक्चुअली बनते कैसे हैं. एक लाइन में लिख दिया जाता है वैलेंस बैंड कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एम्प्टी होता है, इस तरह की बातें कह दी जाती है. लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो बैंड्स होते हैं वो एक्चुअली फॉर्म कैसे होते हैं. दिस बैंड्स आर एक्चुअली bands are in fact the group of interacted energy levels. हम लेजर पढ़ते समय डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की बात किए. 2 से 3 लेवल में हम लोगों ने हालांकि उसको समझा दिया कि दैट एक ग्राउंड स्टेट होता है, हायर एनर्जी लेवल होता है. लेकिन जब बोर्स थ्योरी हम पढ़ रहे थे तो बोर्स थ्योरी में ये कहा गया था कि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है. कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे तब तक रहता है जब तक उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस एनर्जी लेवल की एनर्जी के बराबर हो. अगर एक इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे अगर कोई जंप करता है तो ऑब्वियसली एनर्जी या तो इमिट होगा या एनर्जी एब्सॉर्ब होगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांजिशन. ये सारी चीजें जो है वो बोर्स मॉडल में समझाया गया है. ये जो बैंड्स बनता है, ये बैंड्स भी कुछ उसी तरह की चीजें हैं. यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं. लेट्स से आई हैव दिस सोडियम एटम, जस्ट एटॉमिक नंबर इज 11. बता दीजिए नंबर क्या है.
जो समझाते हैं समझ जाता है क्लियर। So this is sodium 11. Atomic number is 11, and you all know the electronic configuration. That electronic configuration that is 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s, कितना हो जाएगा 3s1. यहाँ पर this last one, this is known as valence electron. इसको valence electron कहते हैं. ये inner orbit. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तुम लोगों ने केमिस्ट्री में 2-3 चीज पढ़ा होगा. एक तो तुम्हारा होड्स रूल होता है, या बाउस प्रिंसिपल होते हैं, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होते हैं. पॉलिस एक्सक्लूजन 3 प्रकार के प्रिंसिपल के बेसिस पर ये सारा चीज डिजाइन किया जाता है कि किस प्रकार से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एसोसिएट होगा, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा. अगर इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम के बेसिस पर अगर कोई बनाना चाहे तो इसको डिफरेंट लाइंस से हम इसको समझाएंगे. एक सोडियम एटम के लिए देखें कैसे करेंगे. This is for the sodium atom. I have 1, 2, 3, 4. ये 4 lines मुझे खींचने पड़ेगा. So this is that ground state. This is another state. This is the third one. This is the fourth one. ये different lines होंगे. और here this is 1s. ये पहला वाला line मैंने 1s कर दिया. दूसरा वाला जो line होगा that is 2s. This is 2p. 1s 2s 2p and this is 3s. ओके अब यहाँ पर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर की तरफ होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे की तरफ होगा. यू आर यूजिंग हुक्स रूल हियर. तो हम ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुक्स रूल, दिस इज पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी एक स्टेट पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट ऑफ द अपोजिट स्पीड. तो एक का स्पीड ऊपर की तरफ, दूसरा का स्पीड नीचे. ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको हमने एसोसिएट करा दिया. दूसरा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ पर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और इसकी एनर्जी जो होगा, इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है. एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम पे है. दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. सो जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगी डिफरेंट लेवल्स हमने डिजाइन करके. सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन. So that is 2s2. Then 2p6. ये 2p6 में ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है. This is px, py, pz. इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और हर px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है. तो यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूँ. So these are the 6 electrons. These are the 6 electrons and the alternate पॉजिटिव नेगेटिव स्पिन, अप एंड डाउन स्पिन आई हैव टू. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी हो गया. ओके नाउ 3s1. सो हियर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर. सो आई विल यूज वन सिंगल लाइन हियर एंड मे बी ये अप या डाउन में से किसी एक स्पिन का हो सकता है क्योंकि भाई ये तो सिंगल है. डबल जो आएगा वो इसके अपोजिट स्पिन का होगा, इसलिए इसे कंफाइंड हो जाता है. ये को ऊपर में रहने के लिए ये तो फ्री है, ऊपर स्पिन हो सकता है लेकिन. सो दिस इज दैट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. अलग-अलग एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू इट्स एनर्जी और ये बढ़ते हुए क्रम पे. ये एक एटम के लिए. लेकिन मटेरियल में एक एटम तो होता नहीं. दिस इज ग्रुप ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स होंगे. तो अगर हम एटम सोडियम एटम के बजाय अगर सोडियम का अगर कोई एक छोटा सा पीस अगर कोई ले लेते हैं, सोडियम एक छोटा सा सोडियम का पीस ले लेते हैं, मटेरियल का छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स विल बी देयर. और ये सारे जो एटम्स होंगे, ये सारे एटम्स एक दूसरे के फील्ड में रहेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड है क्योंकि सॉलिड है. तुम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस इसके प्रॉपर्टी जो पढ़ा है उसमें यही चीज कहा जाता है कि सॉलिड मटेरियल जनरली रिजिड मटेरियल की तरह बिहेव करता है. उसमें एटम जो है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांग इंटर एटॉमिक फोर्स के साथ बने होते हैं. इंटर एटॉमिक फोर्स, 2 एटम के बीच लगने वाला बल. सो स्ट्रांग इंटर एटॉमिक फोर्स से एटम्स बंधे होते हैं, मतलब वो एक दूसरे के फील्ड में होते हैं. कहने का अर्थ ये है कि अगर एक सोडियम का अगर कोई ले रहे हैं तो ये सोडियम में तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन अगर सोडियम पीस हम ले रहे हैं दूसरे क्या होगा. देयर इज वन सोडियम, यहाँ पर एक सोडियम है, इसके आसपास दूसरा सोडियम इधर भी होगा, यहाँ पर भी सोडियम होगा, इधर भी सोडियम होगा, इधर भी सोडियम होगा. सो इट इज जस्ट सराउंडेड बाय सो मेनी सोडियम एटम्स. एक सोडियम एटम को अगर हम सेंटर मान के चले तो उसके चारों तरफ बहुत सारे सोडियम एटम्स जो है उसके फील्ड में होगा. मींस इस सोडियम एटम्स को
ये सारे सोडियम एटम्स जो है अपने फोर्स के थ्रू बांध करके रखा हुआ है, ये सारे सोडियम एटम्स, हंड्रेड्स ऑफ सोडियम एटम्स। अब ये बनने की जो बात हो रही है, इंटरडायनामिक फोर्स की जो बात हो रही है, दैट इज एक्चुअली द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। मींस जब ये इंटरएटॉमिक फोर्स से बंधे हैं, एक सोडियम दूसरे सोडियम के फील्ड पे है, मतलब इनका जो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स भी आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन पे है। अब चलिए कैसे, मैं इसको मान लेता हूं कि ये जो सोडियम है, सोडियम के चारों तरफ अबाउट 50 सोडियम एटम्स इसके चारों तरफ है। अब ये स्फेरिकल शेप में सारे डायरेक्शन पे होगा, 3 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशनल तो होगा नहीं, तो 3D लेट्स से 100 नंबर्स आप अगर कोई सोडियम एटम्स इनके साथ है, 100 नंबर्स आप सोडियम एटम्स के साथ है, मतलब सब कुछ 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक एटम के लिए है और सारे के सारे 100 एटम्स जो है आपस में इंटरेक्शन में है। मींस अब मेरे पास इस 1s ऑर्बिट में जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बल्कि मेरे पास 100 एटम्स हैं, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का। और ये जो लेवल जो ऐसे मैंने लाइन खींच के रखा हुआ है, एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल सिंगल लाइन नहीं होगा, थोड़ा बहुत एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकता है। सो इन स्पाइट ऑफ वन लाइन आई विल हैव 100 लाइंस हियर लाइक दिस, इन ईच एनर्जी लेवल आई विल हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने कहा कि 100 एटम्स हैं जो कि आपस में इंटरएटॉमिक फोर्स से बंधे हैं, मींस ये लेवल्स जो आपस में इंटरेक्शन में है, दिस आई विल हैव 100 लाइंस हियर एंड दिस 100 लाइंस कंटेनिंग नाउ 200 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक लेवल पे एक लाइन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 100 एटम्स हैं जो कि आपस में इंटरेक्शन में, यहां पर मेरे पास 200 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे यहां पर भी होगा, सेकंड लेवल भी आपस में इंटरेक्शन में रहेगा, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100, यहां पर भी ऐसे डिफरेंट लाइंस खींचा जाएगा, इसमें भी 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा, सो यहाँ पर अबाउट 600 इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट, बिल्कुल बहुत बारीक डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा गैप नहीं होगा, लेकिन आपस में ऐसा मिक्स रहेगा। और यहाँ पर मेरे पास 100 लाइंस ऐसे यहाँ पे भी होंगे, उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, तो आई विल हैव दिस 100 लाइंस अगेन हियर मल्टीप्लाइड बाय। कहने का ये है कि जिस चीज को हम अभी तक सिंगल लाइन से जो खींच रहे थे, वो कॉम्बिनेशन ऑफ 100 लाइंस हो जाता है, एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 100 लाइंस लुक्स लाइक दिस, एंड दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज एक्चुअली अ बैंड ऑफ लाइंस। नियरली बहुत कम डिफरेंस के एनर्जी लेवल से ये गैप में रहेगा, और ये आपस में इतने सारे 100 लाइन से बार बार से खींचेंगे तो एक लाइन के बजाय वो बैंड ऑफ लाइंस हो जाता है, एंड दिस बैंड्स आर इन फैक्ट द ग्रुप ऑफ इंटरफेस्ड एनर्जी लेवल्स। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसका मतलब यही है, दिस इज नोन एज बैंड, एंड बैंड इज व्हाट, दिस इज जस्ट द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये बहुत सारे ग्रुप है, एनर्जी लेवल्स ग्रुप है जो एक दूसरे के आसपास है, और ये एक लाइन के बजाय बैंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। Okay, so give the attendance within 2 minutes. So this is like an energy band. क्योंकि इनर पार्ट को हमने इग्नोर किया, ये वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स है, और इस वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स में जितने लेवल्स होंगे इसको फिर नाम दे दिया जाएगा, दिस इज नोन एज वैलेंस बैंड, इसको नाम देते हैं वैलेंस बैंड, बिकॉज़ दिस कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये लाइन खत्म हो गई, इसके ऊपर भी लाइंस हैं, इसके ऊपर भी ऐसे लाइंस होंगे, अब ये भी दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 100 ऑफ लाइंस, एंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एट ऑल, इसमें किसी पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सोडियम यही तक था। तो चूंकि ये जो बैंड है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर रहा है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम दे दिया वैलेंस बैंड। हायर एनर्जी लेवल्स पे यहाँ पर और डिफरेंट लाइंस हमने खींचा, ये खाली है, इसको फिर नाम दे दिया जाता है, दिस इज द कंडक्शन बैंड। और ये जो नीचे का जो पार्ट है, दिस आर द इनर बैंड्स, ये उसके कोर बैंड्स हैं, इनर बैंड्स हैं, जो कि न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन पे रहता है। साइड फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, ये न्यूक्लियर के साथ इंटरेक्शन पे रहता है। सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिस्पांसिबल होते हैं। केमिस्ट्री में कहा जाता है कि हम जो भी प्रॉपर्टीज एनालिसिस करते हैं, बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पांसिबल होता है, जो कि वैलेंस बैंड्स पे होते हैं। तो इस तरह से बैंड्स बनते हैं। तो बैंड्स आर नथिंग बट जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ, this is the combination of
different energy levels, and all these energy levels are interacting to each other. आपस में इंटरेक्टिंग एनर्जी लेवल्स है, और ये सब मिल करके फिर एक बैंड का बैंड बनाते हैं. तो अब सेपरेटली इसको हम लोग डिवाइड करके देखें. तो आई विल हैव इसको एक अलग से मैं यहाँ पे कर देता हूँ. ये इनर पार्ट को मैंने छोड़ दिया. दिस इज बिग वन, दिस इज वैलेंस बैंड. So these are the valence band, and this will be the conduction band. ये conduction band. So conduction bands are impediment क्योंकि हायर एनर्जी लेवल पे किसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता. लेकिन वैलेंस बैंड जो है जनरली इन जनरल दिस इज हाफ फिल्ड बैंड होते हैं. इसमें ये पूरा पूरा भरा नहीं होता, हाफ फिल्ड बैंड होते हैं. So this is the half filled band. इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर भरने की बात है तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें हाफ फिल्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन ये भरा नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा. अब इससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं. उनके पास अपना एक रूम टेम्परेचर में भी अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है ना. तो रूम टेम्परेचर में जितनी एनर्जी मिलती है उससे भी ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं. और मूवमेंट करते समय किसी एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जब कोलिजन होता है तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है. और काइनेटिक एनर्जी कभी-कभी इतना बढ़ जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बैंड को छोड़ करके ऊपर जंप कर जाते हैं. तो जिस मैक्सिमम हाइट तक ये जंप कर पाते हैं उस मैक्सिमम हाइट पे जो है खींचा जाता है और उसको नाम दे देते हैं दिस इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल. तो एक और टर्म तुमको पढ़ना पड़ेगा दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल इंटीग्रेटेड बाय ईएफ. यहाँ पर ये जो अपर एनर्जी लेवल्स होते हैं इस अपर एनर्जी लेवल को नाम दिया जाता है दिस इज ईवी. लोअर एनर्जी लेवल यहाँ पर लिया जाता है दिस इज ईसी. एंड द गैप बिटवीन दिस टू, ये जो दोनों के बीच का जो गैप होता है दैट इज ईजी. इट इज एक्चुअली इक्वल टू ईसी माइनस ईवी. इन दोनों के बीच का जो गैप है इस गैप को एनर्जी बैंड गैप कहा जाता है. और ये एनर्जी बैंड गैप ये गैप इसके बेसिस पर मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं. अगर बाय द वे Eg की वैल्यू अगर 0 के आसपास है तो मेटल है. क्लासिफिकेशन ऐसा होता है दैट इफ दिस Eg is equal to 0 दिस इज मेटल. इसको मेटल कह देते हैं. मतलब ये कंडक्शन और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है ये मेटल हो गया. इफ दिस Eg this is in between 0.1 to 2 electron volt then this is semiconductor. इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं. जैसे 0.07 है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज फॉर द सिलिकॉन जर्मेनियम. 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज फॉर जर्मेनियम. 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज फॉर सिलिकॉन. ये तुम्हारा बैंड गैप है. अगर 2 से अगर कोई ज्यादा हुआ दिस Eg इट इज ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट then this is insulator. उसको insulator कहा जाता है. So on the basis of the gap between valence and conduction band materials are classified. अगर कोई there is no gap means conduction और valence band आपस में overlapped हो गया, metal हो गया, conductor हो गया. अगर 0.1 से लेकर के अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अगर है तो उसको हमने कह दिया कि दिस इज अ गुड दिस इज सेमीकंडक्टर. अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कोई ज्यादा होता है हम उसको इंसुलेटर के कैटेगरी पे डाल देते हैं. ओके सो फर्मी एनर्जी लेवल, हम यहाँ पर एक लेवल की बात कर रहे थे दिस इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल. ये फर्मी एनर्जी लेवल कहा जाता है उस लेवल को जहां तक इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है. तो जस्ट राइट वन लाइन फॉर द फर्मी एनर्जी लेवल EF. तो EF फर्मी एनर्जी लेवल so this is the level this is maximum level at this is the maximum energy level up to which
electron or the valence electron are just one carbon. Electron can exist at 0 Kelvin. So there is a probability of existence of electron up to that maximum level. You should write using your own sentence. अभी वो sentence जो है वो fabricate करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है, तो अपने सेंटेंस पे लिखो तो याद करने में सहूलियत होती है। पहले थीम को समझ लो, समझना सिर्फ इतना ही है कि जिस मैक्सिमम हाइट तक, जिस मैक्सिमम लेवल तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है 0 केल्विन, दैट इज द फर्मी एनर्जी लेवल। तो दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर कोई भी सेमीकंडक्टर अगर हम ले रहे हैं, है ना, अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर ले, यहाँ पर प्योर और इम्प्योर की भी बात हम साथ साथ करते चलेंगे, ताकि मैकेनिज्म समझाते समय हम फिर से यहाँ पे वापस नहीं आएंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, so this is that Fermi energy level up to which electron can exist. There is a probability of existence of electron at 0 Kelvin. So 0 Kelvin पर जिस लेवल तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उस लेवल को फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, वो फर्मी एनर्जी लेवल है। अब हम इसको सेमीकंडक्टर के केस में लेकर के देखें। मैं इस पार्टिकुलर सेमीकंडक्टर के केस में लेकर के देख रहा हूँ, या इसमें मैं सोडियम को समझा रहा था, सोडियम के केस में लेकर के देखता हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाफ फील्ड है, थर्मल एक्साइटेशन से भी उसको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है, दैट इज 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है। इससे वो इलेक्ट्रॉन जो है मोमेंट में आ जाता है। मींस वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चुपचाप किसी लेवल पे बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, स्टैटिक फॉर्म में नहीं रहते, वो मोमेंट पे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है। ड्यूरिंग रैंडम मोशन आपस में टकराएंगे ही। जब कभी भी ऐसा कोलिजन होगा इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी गेन होगा। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गेन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वैलेंस बैंड को छोड़ करके ऊपर जंप करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर ये फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो हम इधर खींचने के बजाय यहाँ पे कहीं पे हमको खींचना पड़ता है। दिस इज दैट फर्मी एनर्जी। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई यहाँ पे बढ़ता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई बढ़ता है तो ये फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे हम ये हो गया प्योर के लिए, ये प्योर सेमीकंडक्टर में ठीक बीचों बीच हमने ले लिया। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमने पेंटावैलेंट मटेरियल उसमें डोप किया। जब पेंटावैलेंट मटेरियल जब हम डोप करते हैं तो हम कहते हैं कि एक एटम डोप करने पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो कहीं और नहीं जाएगा, वो यहीं पे रहेगा इन्हीं लोग के साथ। मींस एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस बैंड पे बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा। जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा ऑब्वियसली कोलिजन की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो यहां तक जंप कर पा रहा तो वो और ऊपर तक जंप कर पाएगा, क्योंकि उसको तो एनर्जी मिली हुई है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो फर्मी एनर्जी लेवल है ये प्योर सेमीकंडक्टर केस में होगा। दिस इज फॉर द प्योर सेमीकंडक्टर। This is conduction band, this is valence band, and this is EF for pure semiconductor. ये pure semiconductor में ठीक बीचों बीच होता है valence और conduction band। N type semiconductor के केस में ये valence conduction band की तरफ शिफ्ट हो जाता है। रीजन सिंपल सा है, रीजन ये कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ेगा, एनर्जी ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, उसको एनर्जी मिलेगी और ये ज्यादा ऊंचाई तक जंप कर पाएंगे। सो इन द N type semiconductor this is that Fermi energy level. So EF for N type semiconductor. N type semiconductor. What's about P type semiconductor? अब P type semiconductor में होल्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि उसमें होल्स एक्सेस में रहता है, होल्स क्रिएट होगा। वो होल्स कहाँ पे रहेगा? इसी वैलेंस बैंड होल्स जाएगा। वो होल्स क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट कर रहा है उसके साथ रिकम्बाइन करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन खा जाएगा वो। मींस पी टाइप सेमीकंडक्टर केस में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम होगी, तो एनर्जी ट्रांसफर रेट डिक्रीज होगा। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन पहले यहां तक जंप कर पा रहा था वो इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं जंप कर पाएगा, बल्कि थोड़ा कम हाइट तक जंप करेगा। तो दिस इज फर्मी एनर्जी लेवल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
Fermi energy level, Fermi energy value EF is at the center of conduction and the valence band. Conduction and the valence band. So intrinsics of semiconductor, that Fermi energy level, Fermi energy value, this is in between, just at the center of conduction and valence band. This is for the pure semiconductor. For p-type semiconductor, for n-type semiconductor, EF is shifted towards conduction band. So in n-type semiconductor, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट करेगा. p-type semiconductor में ये वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट करेगा. And third, for p-type semiconductor, EF is shifted toward valence band. तो एक लाइन और लिखो यहाँ पर. So this is shifted towards conduction band. This is shifted towards that. And this also depends on the doping rate. जितना ज्यादा doping rate होगा उतना ही ज्यादा shifting होगा. Okay, यहाँ तक क्लियर है? So Yes. So in the next class, we will use all these terms. तो इसको एक बार तुम लोग ओवरव्यू करके रखना. आज के ऐसे असाइनमेंट में तो छोटे-छोटे क्वेश्चंस दे दूंगा, है ना? तुमको क्लियर हो जाए चीजें. फर्मी एनर्जी लेवल का कांसेप्ट, तो फर्मी एनर्जी लेवल टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करेगा? अगर तुमने इसको गर्म किया, टेम्परेचर अगर को दिया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ज्यादा ऊपर तक जंप करेगा, तो ये फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा. तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा. अगर बाय में तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर हम तुमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा रहे हो और इस डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लगा दिए तो पॉजिटिव का अपोजिट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा. वही अगर तुमने इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा. अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो नीचे शिफ्ट होगा. तो बाइसिंग का, इस पे बाइसिंग का इफेक्ट पड़ता है, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है. तो फर्मी एनर्जी लेवल अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर है वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होगा. टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होगा, और बायस लगाने से, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से डिपेंड करेगा कि बायसिंग का डायरेक्शन किधर है. उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, अकॉर्डिंगली फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो शिफ्ट होगा. ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेस क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आएंगे और फिर मैं 3 डिवाइस को एक साथ लेकर के चलूंगा. एक तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दूसरा एक लाइट इमिटिंग डायोड जिसमें से लाइट निकलता है, और तीसरा सेमीकंडक्टिंग लेजर जिसको हम इसका टॉपिक बनाकर रखे हुए हैं. तीनों में मेन डिफरेंस क्या है, तीनों के मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों जो है लगभग सिमिलर है. डायग्राम भी लगभग सिमिलर दिखता है, मैकेनिज्म में भी लगभग सेम दिखता है. अगर कोई तुम अलग अलग टाइम पे अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होता है ना. तो मैं तीनों को एक साथ लेकर के चलूंगा ताकि कहीं पर भी तुमको इस पे कोई कंफ्यूजन ना रहे. ओके, थैंक यू ऑल. सर अभी कोई क्लास है क्या? इसके बाद सेकंड पीरियड जिसका होगा वो बताएगा यार किसका पीरियड है. मेरा क्लास तो हुआ. ठीक है सर, और फिजिक्स लैब भी होगी? ऑब्वियसली फिजिक्स लैब होगी. यस सर. सर, उसको तो छुट्टी दे दीजिए आज. हाँ सर.